चाय चाय चाय। हाय राधिका। राशि सी है मस्त हूँ। गुड। पता है परसों ना मेरी प्रणीता से बात हो रही थी तो हाय राशि, मास्टर शेफ की तैयारी चालू है। अरे क्यों नहीं जा सकते? जब 2-3 महीने में म्यूजिक सीखकर लोग रियलिटी शो में जाके विनर भी हो सकते हैं, तो मैं यार 5-6 महीने से लगी हुई हूँ, तो मैं तो जा ही सकती हूँ ना मास्टर शेफ में। और हाँ, मैं खाना भी अच्छा बना लेती हूँ। वो मास्टर शेफ की जो तैयारी कर रही है उसमें वो इतनी खुश थी। और म्यूजिक में भी राधिका इतनी जल्दी रियलिटी शो की तैयारी हो सकती है? ऑडियंस की तरफ से भी एक्चुअली काफी हमारे पास इस चीज को लेके सवाल आ रहे थे कि रियलिटी शोज में जाने के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए। खैर, मुझे खुशी है कि प्रणीता मास्टर शेफ के लिए तैयारी कर रही है। म्यूजिक रियलिटी शोज की मैं बात कर सकती हूँ। यू आर राइट, काफ़ी सारे ऑडियंस ने भी हमसे ये बात पूछी हुई है। राशि, तुम्हें पता है कि मुझे ना पढ़ने का बड़ा शौक है। और मुझे पढ़ने में कहानियाँ पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है, तो कहानियाँ सुनाना भी मुझे बहुत पसंद है। तो मैं तुम्हें 2 कहानियाँ सुनाऊंगी आज, एक की जगह 2 कहानियाँ। तो एक बार की बात है, नारद जी शिव जी के पास गए और शिव जी से बोले, शिव जी, माना जाता है आपको आदि योगी, कि आप सारे इस मोह माया से ऊपर हैं, आप काल के सम्राट हैं। पर मैंने भी घोर तपस्या की है और मैंने भी इस माया जगत को जीत लिया। अब ये माया, ये जग मेरे ऊपर, यहाँ के प्रपंच मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। मैं इन सबसे ऊपर हो गया हूँ। तो शिव जी बोले, बहुत बहुत खुशी की बात है बेटा, पर एक काम करना, आपके जो भगवान है नारायण जी, उनको ये बात मत कहना। तो नारद जी को लगा ये क्या है, मतलब शिव जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये चाहते ही नहीं है कि मैं नारायण जी की नजरों में और ऊपर उठ जाऊं, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ इन्हीं को माना जाता था कि ये सारे माया प्रपंच से ऊपर है। अब मैं भी हो गया हूं, मैं भी ब्रह्मचारी रहने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ। तो ये बराबर नारायण भगवान के पास चले गए, विष्णु जी के पास। और वहां जाकर विष्णु भगवान से बोला, प्रभु देखिए, मैंने बड़ी घोर तपस्या की और मैं माया से ऊपर उठ गया हूँ। तो बोले, अच्छा तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम माया से ऊपर उठ गए हो? तो बोले, हाँ मुझे पूरा विश्वास है। बोले, बहुत अच्छा काम है, तो बहुत अच्छा किया तुमने। अब एक काम करते हैं, चलो कहीं घूम कर आते हैं, पृथ्वी लोक पर चलते हैं, घूम कर आते हैं। ठीक है, चलो घूमते हैं। तो गए, जाते जाते रास्ते में जंगल आया तो विष्णु भगवान ने नारद जी से बोला, नारद पुत्र, मुझे है ना बड़ी प्यास लगी, पास में वो जो नदी दिखाई दे रही है, मेरे लिए थोड़ा पानी भर के लेके आओगे? मैं पानी पी लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। नारद बोले, बिल्कुल, अभी लाता हूँ। अब नारद जी पानी भरने गए। जैसे वो पानी भरने गए, वहां पर उनको एक लड़की दिखाई दी, बहुत सुंदर सी लड़की जो पानी भर रही थी। तो वो उससे जाके पूछा उन्होंने, आपका नाम क्या? उसने बताया, मेरा नाम ये है। तो बोले, आप कहाँ की रहने वाली? मैं यहीं से गांव की रहने वाली हूँ, यहाँ के मुखिया की बेटी हूँ मैं। तो अब नारद जी को लड़की पसंद आ गई। अब नारद जी तो नारद जी भूल गए कि विष्णु भगवान वहां पानी का इंतजार कर रहे हैं। नारद जी को लड़की पसंद आ गई। नारद जी चले गए वहां पर नारद जी चले गए उनके पिताजी के पास। पिताजी से बोले, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है, मैं नारद हूँ, ऋषि हूँ, मैंने इतने वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, मैंने इतनी घोर तपस्या की है, मेरे पास ये सिद्धियां हैं, ईश्वर की बड़ी कृपा है, आप अपनी लड़की को मुझसे ब्याह दीजिए। तो मुखिया जी बोले, देखो बेटा, मेरी तो एक ही लड़की है, तो मैं लड़की की शादी उससे करूंगा जो मेरे गांव का पूरा काम संभाल ले, मेरा पूरा काम संभाल ले, जिसके आने के बाद मैं थोड़ा फ्री हो जाऊं। नारद जी बोले, चलेगा चलेगा, बिल्कुल चलेगा, मैं यहीं पे रहूंगा आपके साथ, जो कहेंगे मान गए। मैं आपकी सेवा करूंगा। अभी नारद जी और उस लड़की की शादी हो गई। शादी होने के बाद इनके कुछ सालों में बहुत ज्यादा उन्होंने व्यापार संभाल लिया, बहुत प्रगति हो गई। ठीक है, वो कहाँ तपस्या करते थे, हीरे चांदी रत्नों के व्यापारी बन गए, बहुत ज्यादा इन्होंने व्यापार को आगे बढ़ाया।
फिर इनके 2-3 बच्चे हो गए। और एक दिन क्या हुआ, जब इनका ये ऐसा टाइम था जैसे हम पीक टाइम कहते हैं, जब नारद जी का करियर बहुत ऊपर था, इनका व्यापार धंधा बहुत अच्छे से चल रहा था, घर में खुशियां छुई थी, तीनों बच्चे बहुत सुखी थे, छोटे छोटे थे पर सुखी थे। अचानक से बाढ़ आ गई और ऐसी बाढ़ आई कि कुछ नहीं बचा। तो नारद जी के सामने नारद जी की वाइफ, नारद जी के बच्चे सब उसमें बह के मरने लगे और वो कह रहे थे बचाओ बचाओ, और ये बचा नहीं पा रहे थे। तो ये बहुत जोर जोर से रोने लगे, बहुत परेशान होने लगे, जैसा कि जनरली होता है। ठीक है, अपना कोई इंसान जाता है तो कैसा लगता है, तो ये बहुत दुखी होके बहुत जोर जोर से रोने लगे। और इनको याद है विष्णु भगवान, और इनका नाम ले लेके जोर जोर से चिल्ला के सर अपनी धरती पे सिर पीट पीट के रोने लगे कि मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को वापस दिलवाओ। तो फिर इनको आवाज आई, बेटा नारद उठो। तो इन्होंने ऊपर देखा, विष्णु भगवान खड़े थे, बोले मेरी वाइफ लौटा दो, मेरे बच्चे लौटा दो, मेरा गांव डूब गया लौटा दो। बोले कौन सी वाइफ, कौन सा बच्चा, कौन सा गांव? बोले ध्यान से देखो, तुम मेरे लिए जल भरने गए थे, ये तुमको याद है? बोले हाँ मुझे याद है, पर तुम और मैं यही है ना, तुम जल भरने गए, ना तुम्हें कोई लड़की मिली है, ना तुम्हारी कभी शादी हुई है, ना तुम्हारे कोई बच्चे हैं, ना तुमने कोई व्यापार किया है, ना कोई कभी बाढ़ आई है। यह सिर्फ माया है मेरी, यह सिर्फ माया का प्रभाव है। माया से उन्होंने इस विश्व का निर्माण किया था, इस जो भी उनकी लाइफ का था उस कुछ पेज के लिए उन्होंने ऐसे दिखाया था। तो नारद जी को सच में लगा कि ये सारी घटना उनके साथ हो रही है, और उनको वो फीलिंग आई, उनको वो अनुभव हुआ कि मैं अभी तक मैं शिव जी जैसा नहीं हुआ हूँ, न मेरे अंदर से वो सारी भावनाएं गई हैं, न मैं इतना महान हुआ हूँ जो मैं खुद को समझ रहा था। तो अभी जैसा विष्णु भगवान ने एक माया लोक, एक माया सृष्टि नारद जी को एक छोटा सा लेसन देने के लिए बनाई, उसी तरह की माया सृष्टि या माया जगत ये है रियलिटी शोज। क्योंकि ये जो माया जगत है या माया सृष्टि है, इस जगत में कुछ भी वो नहीं है जो दिख रहा है, जो हमें दिखता है वो कुछ भी नहीं है। है ना, वहां पर बताया जाता है कि एक बहुत गरीब किसी का बच्चा है जिसने कभी म्यूजिक नहीं सीखा है, जिसने कभी भी कुछ भी नहीं, सुर लगाना भी उसने कभी सीखा नहीं, और वो आके एकदम तूफान गा रहा है। फिर बताया जाता है कि एक गरीब सी कोई लड़की है, अकेली सी, और वो कहीं से उसने कुछ 1 महीने बस ट्रेनिंग ली है, और अभी वो एक्चुअली शो में आने के बाद पिछले 2-3 महीनों से गुरुओं से ट्रेनिंग ले रही है, और वो इतना अच्छा गा रहे हैं। तो इस तरह के जो भी भ्रम, जो भी कहानियां, जो भी इमोशनल वो बनाए जाते हैं, भावनाएं क्रिएट करने के लिए, ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए, रेटिंग बढ़ाने के लिए, ये सब का सब माया जाल है। इसमें से कुछ भी यानी कुछ भी सच नहीं है। मैंने रियलिटी शोज के जजमेंट के लिए जाना बंद कर दिया। उसका कारण ये था कि कई बार वहां जाने के बाद हमें यह अनुभव होता था कि हम लोग वहां पर मूर्ति, उत्सव मूर्ति, पता है राशि उत्सव मूर्ति क्या होती है? हाँ, जो मूर्तियां पंडालों में लगाई जाती हैं, तो उत्सव मूर्ति होती है ना, उसकी ऐसे पूजा करके, अभिषेक करके, उसका बहुत पूजा अर्चना करके उसको दिखाया जाता है कि हम उसको मतलब हर तरीके से सजा के उसकी वो किया जाता है। द सेम वे जो जजेस होते हैं ना, वो उत्सव मूर्ति होते हैं, उतनी देर के लिए वहां पे बिठाए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। बहुत ज्यादा बार जजेस के हाथ में राइट्स ही नहीं होते कि सही कैंडिडेट को वो सिलेक्ट करे। तो वो सही कैंडिडेट को सिलेक्ट करे, ये उनके पास राइट नहीं होता। उन्हें पता है, उन्हें बताया जाता है कि आपको इनको जिताना है और इनको हराना है। तो फिर हम लोग किस काम के, फिर जजेस किस काम के, राइट? तो बहुत सारा वहां पर रियलिटी नहीं होती है, वो सब माया होता है, वो सब स्क्रिप्टेड होता है। जैसे विष्णु जी ने प्लानिंग किया, उन्होंने माया रची, वैसे यहाँ पे इन्होंने स्क्रिप्ट रची। स्क्रिप्ट के अंदर उन्होंने बहुत कुछ लिखा, और लिखने के बाद उन्होंने बोला कि अभी ये आपको बोलना है, ये आपको बोलना है, ये आपको बोलना है, ये आपके पार्ट्स है। ऐसा होने के 80 से 85% चांसेस हैं। ठीक है, कई बार मैंने देखा है लोग वहां पर लाइंस में खड़े रहते हैं
3-3, 4-4 हज़ार स्टूडेंट्स की लाइन लगती है, वहाँ पे लाइन लगती है। और वहाँ पर जहाँ अंदर तो सबको जाने को भी नहीं मिलता, उनमें से कुछ एक ही जा पाते हैं उनमें से, और उनमें से भी कुछ एक सिलेक्ट होते हैं। और कई बार फाइनलिस्ट वो नहीं होते जो लाइन में लग के सिलेक्ट होके फाइनल तक पहुँचे। उसमें से हो सकता है कि बहुत सारे बदल गए हों, बीच में बहुत कुछ हो गया हो। ऐसा भी मेरी एक पहचान की है, उनके साथ ये भी हो चुका है। शी इज़ अ वेरी गुड डांस, वंडरफुल डांसर शी इज़। उनके साथ ये हुआ है कि उन्हें बताया गया था आप और आपका कला ज़्यादा है, आप ज़्यादा अच्छा डांस करती हैं, और एक ये है, 2 लड़कियां थी, एक ये है, ये थोड़ा सा अंतर है इनमें और आप में। अगर आप 20 हो, 15 या 14 ही हैं, तो अगर आप हमें इतना अमाउंट, और ये बहुत सच्ची बात है कि इतना अमाउंट आप पे करेंगी तो आप फर्स्ट रहेंगी, इतना अमाउंट पे करेंगी तो आप सेकंड रहेंगी। आप बताइए आप क्या कर सकते हैं? ओके। तो जो कहते हैं ना ये जगत मोह माया मिथ्या है, तो वह रियलिटी शोज के लिए समझना चाहिए कि वो सबसे बड़ी मोह माया मिथ्या है, जिसके आकर्षण में, जिसके प्यार में हर यंगस्टर्स पड़ता है। सबको लगता है मुझे जाना है, मुझे नाम कमाना है। बिल्कुल बिल्कुल राधिका। और राधिका, दूसरी वाली कहानी? हाँ, वो कहानी तो एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा शहर था। अब ये कहानी काफ़ी पुराने समय की है। हाँ, तो एक बहुत बड़ा शहर था। उस शहर में एक काफ़ी सम्माननीय और धन संपन्न परिवार रहता था। जो परिवार के मुखिया यानी पिताजी थे, उनका देश विदेश में बड़ा नाम था। वो बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े गुणी थे। तर्क शास्त्र का, दर्शन शास्त्र का, ज्योतिष शास्त्र का उनका बहुत नॉलेज था। उनके थे 4 पुत्र और 3 पुत्रियां। ठीक है, उन्होंने बचपन से लेके अपने सब बच्चों में बहुत ध्यान दिया, उन्हें बहुत पढ़ाया लिखाया, सब किया। तो उनके जो 3 पुत्र थे, अब उनकी अवस्था भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी क्योंकि पिताजी तो बूढ़े हो चले थे। तो जो 3 पुत्र थे, एक की अवस्था थी 50 के आसपास, एक की थी 55, एक की थी 40, और जो लड़कियां थी उनकी एक तो बहुत बड़ी थी, उसका 60 साल की अवस्था थी, दूसरी थी उसकी 35 साल की थी, बीच वाली थी उसकी ऐसे ही 40-50 के बीच में थी। तो ये सब लोग बहुत बड़े थे, पढ़े लिखे थे, और इन सब की बहुत, क्या बोलते, उसका यश था, बहुत नाम था पूरे समाज में, पूरे शहर में, पूरे प्रांत में बड़ा नाम था। अब इनके यहाँ आया एक छोटा सा बच्चा जो चौथा भाई था। अब ये जो चौथा भाई था, ये सबसे नन्हा मुन्ना था, सबसे बाद में आया था। तो जो सबसे बड़े भाई की अवस्था जहाँ 50 साल के आसपास थी, इसकी अवस्था तब सिर्फ 10 से 12 साल की अवस्था थी। अब क्या होता है, जनरली ऐसे सिचुएशंस में वो जो सबसे छोटा भाई होता है, उसको परिवार में कोई गिनता नहीं है। उसके साथ 2 ही चीजें होती है, उसको या तो बंदर समझा जाता है, बंदर समझ के उसका मजाक उड़ाया जाता है, या फिर उसे मतलब बच्चा मान लिया जाता है कि इसकी बातों पे कोई बच्चा है, ध्यान क्या देना है। अब ये जो बच्चा था 10-12 साल का, ये बड़ा हो रहा था, और जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, वो देख रहा था कि अपने पिताजी का लोग कितना मानते, इतनी बड़ी आयु में भी मेरी सब बहनों की कितना नाम है, भाइयों को बड़ा मानते हैं, लोग आते हैं, इनसे चर्चा करते हैं, इनसे ज्ञान लेते हैं, इनसे सजेशंस लेते हैं, सलाह लेते हैं। तो मैं भी इनकी तरह बनूंगा, मेरा भी बड़ा नाम होगा, इनफैक्ट मैं इतना ही महान हूं, मैं इतना ही बड़ा हूं। छोटे बच्चों में ऐसा जनरली होता है कि उन्हें लगता है कि वो कितना महान है, उनको कितना समझ में आता है। अब जैसे ये बच्चा 10-12 साल का होने लगा, इसको भी मन करता था, जब चर्चाएं होती थी, जाके मैं बैठूं, मैं भी कुछ बोलूं, मुझे भी लोग वाह कहें। तो जब भी कभी ऐसा होता था तो ये जाके बैठता था, और कोई बात निकलती थी तो ये बीच में बोलता था, पिताजी पिताजी मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि ब्रह्मांड का ज्ञान क्या है। तो सब जोर जोर से उसके ऊपर हंसने लगते थे। एक बहन आती थी, बोलती थी प्यारा बच्चा, मेरा छोटा सा बेबी करके निकल जाती थी। भाई आता था, आ गया बंदर, आ गया भैया बंदर आ गया बोलने के लिए, भाई ऐसे मजाक उड़ा देता था। अब ऐसा रोज रोज होता था, रोज रोज हो जाता। ये लड़का 13-14 साल का हुआ, सिचुएशंस बदली नहीं, क्योंकि एक तो इसका पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं था। अब लाड़ प्यार भी बहुत होते थे, बहनों के लिए तो राजा भैया था, और भाइयों के लिए यार हट ऐसा था।
ये 15-16 साल का हुआ ना तो ये फ्रस्ट्रेट हो गया। एक माँ थी जो पढ़ाई की ओर ध्यान दे देती थी, थोड़ा थोड़ा समझ लेती थी, थोड़ा सा दिखा देती, हाँ तू बहुत होशियार है, तू बहुत प्रगति करने वाला है, तू बहुत आगे जाएगा। बाकी बहन भाइयों में, पिताजी के सामने कोई इज्जत नहीं थी, बाहर के लोगों में कोई इज्जत नहीं थी। तो इसको ये मैं ना बहुत फ्रस्ट्रेशन होने लगा, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लगा। तो बोलता है ये नहीं रहने का, ये मैं सहन नहीं कर सकता, अभी बहुत हो गया। एक वो उम्र होती 15-16 की जब लगने लगता है कि नहीं हमें सब पता है और ये सब हम नहीं सहेंगे, एक एरोगेंस भी आता है। तो इसमें वो एरोगेंस भी आ गया। तो ये बोला कि नहीं ये बहुत ज़्यादा हो गया है, अब मैं ऐसे सब नहीं चलाऊंगा, मैं अपना भविष्य खुद बनाऊंगा, मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे जाऊंगा, मैं कुछ करके दिखाऊंगा इन सब लोगों को, इनको पता चलेगा कि मैं क्या हूं। तो इसने एक नाविक से बात की, ठीक है, कहीं से पैसे जुटाए थोड़े और बोला देखो भाई ऐसा है कि मेरे को तुझे लेके जाना है। तो बोले कहाँ लेके जाना है? तो इसके दिमाग में था प्रकांड पंडित है। इसने बोला यहाँ से उत्तर की ओर 50 किलोमीटर, फिर दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर, फिर पूरब की ओर 70 किलोमीटर और फिर पश्चिम की ओर 200 किलोमीटर के बाद जो गांव आएगा वहां मुझे रुकना है। नाविक ने बोला ठीक है भाई, अब इसको उसका काम है छोड़ना, तू जहां चले। अब रात में जब सब सो गए घर में, ये चुपचाप निकल पड़ा अपनी पोटली उठा के, बोले अब जाऊंगा अपना भविष्य बनाऊंगा। गया नाविक के पास, नाविक ने खूब घुमाई नाव, कभी इधर दक्षिण की ओर, कभी उत्तर की ओर, कभी पूरब की ओर, कभी पश्चिम की ओर 200 किलोमीटर, और फाइनली जाके डेफिनेटली एक छोटे से गांव में जाके पहुंची। अब वो गांव ऐसी अवस्था में था, जर्जर अवस्था में था कि उसको गांव कहना भी बड़ा कठिन था, क्योंकि वो पता नहीं किस कोने में सबसे दूर जाके बसा हुआ एक गांव था। पहुंचा, सुबह सुबह का टाइम था 5-6 बजे का। तो देखा कि कुछ बच्चे उधर खेल रहे हैं, जिनके ऊपर ढंग से उन्होंने कुछ ऐसे ही पुराने मेले कुचेले टाइप्स के कपड़े पहन के रखे हैं। फिर कुछ औरतें आ रही हैं, आजू बाजू की कुछ बातें चल रही हैं उनमें। तो थोड़ी देर खड़ा रहा, देखता रहा, भापता रहा सिचुएशन क्या है, मैं कहाँ पे आ गया हूँ, इसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर इसने देखा कि वो जो औरतें हैं, इसको सुनाई दिया आपस में बातें कर रही हैं। अब बात क्या चल रही है? बात ये चल रही है कि एक औरत ने दूसरे से कहा, अरे जब से विद्वान जी का अंत हो गया है, देहांत हो गया है, तब से तो हमारे देश में कालगणिका भी नहीं है हमारे शहर में। ठीक है, जैसे हम कैलेंडर कहते हैं, ठीक है, तो हमारे जो गांव है वहाँ पर अभी कालगणिका भी नहीं है, हमारे गांव में कैलेंडर भी नहीं है। ठीक है, दूसरी बोले हाँ लल्लू की बिब्बी की शादी करनी है, छोटी बच्ची हो गई है, बड़ी हो गई है 17 साल की, मुहूर्त ही नहीं मिल रहा है, लड़का भी ढूंढ लिया है, कौन मुहूर्त बताएगा? तो इसने कहा यही मौका है, यही मौका है खुद को साबित करने का। तो ये महिलाओं के पास गया, तो बोला महिलाओं से, आप लोग, एक महान पंडित, महान विद्वान आपके सामने खड़ा है, उसके रहते हुए आप लोग किसी गांव में जाने की बात क्यों कर रहे हो? मुझे सब आता है। तो बोले कहाँ से आए आप, कौन है? तो बोले मैं दूसरे ग्रह से आया हुआ विद्वान हूँ। ठीक है, सरस्वती माता ने मुझे खुद वरद हस्त रख के सारा ज्ञान दिया है, मुझे सब पता है, तुम लोगों का भूत भविष्य सब पता है, मुझे पता है, मुझे काल गणना पता है, मुझे पता है कौन सा मुहूर्त सही है कौन सा नहीं है। तो ये बोली बहुत अच्छी बात है, मुखिया के पास लेके गए, मुखिया भी बड़ा खुश। तो बोले पंडित जी आप बस इतना करो, कैलेंडर, हमारी भाषा में कैलेंडर बना दो आप हमें, ठीक है, और एक पंचांग निकलवा दो, क्योंकि ये नहीं है, अभी बड़ी दिक्कत हो रही है, सारे काम सारे यही नहीं पता कि दिन कौन सा है, रात कौन सी है, क्या चल रहा है, पूर्णमासी है, एकादशी, कुछ नहीं पता, चतुर्थी है, कुछ पता नहीं चल रहा। तो उन्होंने बोला कि ये निकलवा दो। इन्होंने क्या किया था, बचपन में पापा जी का देखकर, बहनों का देखकर, भाई का देख के, ये बचपन से देखते आ रहे, तो थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो गया था, थोड़ा थोड़ा पढ़ा भी था। ठीक है, इन्होंने एक कैलेंडर बनाया, ठीक है, एक पंचांग भी बनाया, एक कैलेंडर बनाया, एक पंचांग भी बनाया, और गांव वालों को प्रस्तुत कर दिया। गांव वालों ने बड़ा सम्मान किया, जो भी हो सकता था उनसे शॉल दी, नारियल दिया, श्रीफल, ठीक है, नारियल दिया, माला वाला पहनाई गई। अब इनका दबदबा बन गया 17-18 की उम्र में वहाँ पे,
जो भी कुछ होता था विद्वान जी को पहले बुलाया जाता था, पंडित जी को पहले बुलाया जाता था। किसी का मरण हो, जन्म हो, शादी ब्याह हो, कुछ और करना हो, विद्वान जी पहले चले जाएंगे। अब बड़ा नाम हो गया, बड़ा नाम हो गया, अब ये बड़े खुश है, पैसा भी मिलता है, नाम भी मिलता है। तो इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं जो भी मुझे आता है मैं थोड़ा ज़्यादा सीख लूँ, क्योंकि अभी तो मेरे को बहुत थोड़ा आता था, मैं इनको मूर्ख बना रहा हूँ या मैं दिखा रहा हूँ कि मुझे कितना आ रहा है, पर मुझे एक्चुअली इतना तो नहीं आता है, तो मैं ऐसा करता हूँ, सीख लेता हूँ। ये इन्होंने कभी नहीं सोचा। इन्होंने क्या सोचा, अरे वाह मुझे तो इतना सब कुछ आता है और मैं कितना लोगों को प्रभावित कर रहा हूँ, लोग देखो कैसे मेरे लिए पागल हुए जा रहे हैं, लोग कैसे अट्रैक्ट हुए जा रहे हैं, सब मेरी बात मान रहे हैं, मुझे मनचाहा पैसा मिल रहा है, नाम मिल रहा है, इज्जत मिल रही है। अब क्या करना है सीख के, अब क्यों आगे जाना है। तो इन्होंने जहाँ के थे वहीं पे रहे ज्ञान के मामले में, पर बढ़िया चल रहा था। एक दिन पास के राजा के यहाँ से कुछ लोग आए और वो जो हम मराठी में डिवंड पिटाना बोलते हैं ना, जैसे घोषणा करवाते हैं, ढिंडोरा पिटना, हाँ, तो वो ढिंडोरा डम 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 करके बजाने लगे, पीटने लगे ढिंडोरा। तो सब लोग गए, ये भी गए देखने क्या हो रहा है। तो बोले महाराज नीचे ने यह आदेश दिया है कि सारे गांव और प्रांत के विद्वान उनके यहाँ पहुंचे, क्योंकि वो राज्य ज्योतिषी नियुक्त करना चाह रहे हैं। पुराने राज ज्योतिषी अब गुजर चुके हैं, तो वहाँ जाकर राज ज्योतिषी जी नियुक्त होंगे, तो हर एक गाँव से उनके यहाँ पहुँचना ज़रूरी है। शास्त्र चर्चा में, धर्म चर्चा में जो विद्वान जीतेगा, जो पूरे बातों में जीतेगा, उसी को हम राज ज्योतिषी नियुक्त करेंगे। अब ये जो पंडित जी थे वो तो चले गए ढिंडोरा पीट के, इनके सिर पर मुसीबत आ गई, क्योंकि जो मुखिया था और जो गांव के लोग थे वो पीछे पड़ गए। पंडित जी, विद्वान जी, आप बड़े होशियार हैं, आपको पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है, आपको तो जाना ही होगा। अब ये बच रहे हैं, नहीं 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 मुझे ये सब में नहीं पढ़ना है, मैं तो इस गांव में बड़ा खुश हूँ, मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है गांव में, मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता हूँ। तो बोले नहीं नहीं नहीं, आप बड़े महान हैं, आप ये सब करुणा निधान हैं, आप अपने दयावान हैं, तो आप ये छोड़ रहे हैं मौका, पर ये अवसर हम नहीं छोड़ने देंगे, आपको तो जाना ही पड़ेगा। अब मरता क्या न करता, बेचारे तैयार हुए मुखिया जी, ठीक है, मुखिया जी के साथ 2-4 गाँव वालों के साथ ये पहुँच गया। पहुँचने के बाद वहाँ पर जो भी था शास्त्र चर्चा शुरू हो गई। शुरू होने के बाद सारे देश के विद्वान उचक उचक के भाग रहे हैं, बोल रहे हैं, इनके पिताजी और भाई लोग भी वहाँ पे थे, बोल रहे हैं, ये कर रहे हो, करे दो किसी ने पहचाना नहीं क्योंकि काफ़ी समय बीत चुका था, तो ये बोल ही नहीं पा रहे, ये चुप बैठे हैं। तो मुखिया जी बोले अरे बोलिए ना, तो कुछ बोलिए ना। बोले नहीं मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो इनको बड़ा बाकी लोगों को, इनके गाँव वालों को बड़ा बुरा लग रहा था कि कुछ नहीं बोल रहे। तो कोई बात निकली और मुखिया जी ही बोल पड़े, बोले कि अरे इसका जवाब तो मैं आपको दूंगा इनकी तरफ से, क्योंकि इन्होंने मुझे बताया है कि ये ऐसा होता है, इसका कारण ये है, अमावस्या का कारण ये है, इन्होंने बताया। तो सब लोग मुखिया जी की ओर देखने लगे कि कैसा अनपढ़ मूर्ख है, इसको ये नहीं पता कि पूर्णमासी का कारण क्या होता है, और ये पता नहीं क्या नॉलेज दिया जा रहा है यहाँ पे, जाने। तो इन्होंने बोला किसने बताया? तो बोले हमारे महान विद्वान, त्रिलोकों के ज्ञानी, सरस्वती पुत्र ये पंडित जी विद्वान जी ने हमें बताया। अब ये मर गए, तो जब डायरेक्ट फंस गए, तो अब इनके पास बोलने का वो भी नहीं था, क्योंकि इनकी कालगणना भी पूरी तरह से ठीक नहीं थी। जब कैलेंडर चेक किया गया था, जब बाकी लोगों ने आके देखा तो उसमें तमाम गलतियां थी, पंचांग में तमाम गलतियां थी, इंट्यूशंस जो बाकी थी बोलते थे तो उसमें तमाम गलतियां निकल रही थी। तो अब ये बुरे फंस गए। तो जो मुखिया जी, जो गांव वाले अभी तक इनको मानते थे, उन्होंने इनको रवाना किया और राजा जी ने इन पे कड़े कड़े चार्ज लगा के पैसा फाइन और लगा दिया। तो ये होता है अधूरे ज्ञान का परिणाम। आप अगर किसी छोटी जगह में या एक छोटे स्टेज पर या एक लेट से बहुत बड़े स्टेज पर एक जगह पर आपको बहुत नाम सम्मान मिल जाता है, आपको बहुत महान कहा जाने लगता है, आपके बहुत सारे फैंस बन जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करने लगते हैं, आपके गायन को या वादन को सरस्वती की आवाज़ कहा जाने लगता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सब सच है। इसका मतलब है कि बहुत बड़ा भ्रम है, अगेन ये बहुत बड़ी मिथ्या है जिसमें आप फंसे जा रहे हो। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत सारी चीज़ें रियलिटी शो में किस तरह से बनाई जाती है, बताई जाती हैं,
ठीक है, क्रिएट की जाती है स्टोरी, तो वहां पर जो सच्चा टैलेंट होता है, जो प्रतिभा सच में है, उसको या तो उसकी प्रतिभा को इतना बड़ा कर दिया जाता है कि जो घातक है, या फिर जिसमें प्रतिभा नहीं है उसको भी प्रतिभावान इस तरह से बनाया जाता है जो ज्यादा ही घातक है, बहुत ही ज्यादा घातक है। तो क्या होता है कि एक बार फेम, प्रसिद्धि ऐसी चीज है, नाम ऐसी चीज है, जब हमको लोग बहुत प्यार करने लगते हैं, हमारी हर पोस्ट पर वाह वाह कहते हैं, मिलियंस एंड मिलियंस पीपल्स हमको लाइक देते हैं, बोलते हैं हम आपके फैन हैं, आपकी आवाज़ इतनी अच्छी, आप इतना अच्छा गाते हैं, तो एक बहुत ज़्यादा अपने बारे में पॉजिटिव फीलिंग आता है। और वो पॉजिटिव फीलिंग सिर्फ पॉजिटिव फीलिंग तक नहीं रहता है, वो कहीं ना कहीं एरोगेंस, ईगो में भी कन्वर्ट हो जाता है, या नहीं भी हुआ तो इसमें हो जाता है कि ये चीज़ हमको लाइफ टाइम के लिए चाहिए, एक स्वाभाविक सी इच्छा पैदा हो जाती है कि ये चीज़ हमको हमेशा, अब है हमें इस लेवल तक ही लेना है, हमें लोग इतना ही चाहने चाहिए। तो जीवन से जो अपेक्षा वो बहुत ऊंची बढ़ जाती है, खुद से अपेक्षा बहुत ऊंची चली जाती है, लेकिन और खुद के बारे में और कॉन्फिडेंस आ जाता है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है इससे हमारी दिशा भी चेंज हो जाती होगी। इससे दिशा चेंज हो जाती है, क्योंकि राशि ऐसा था, तुम्हें भी पता है, हम लोग बचपन में बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स जाते थे, हम बहनें, है ना, क्योंकि हम लोग हमेशा ही कोई ना कोई कॉम्पिटिशन्स होती थी और हम जीत कर भी आते थे। पर तब का वातावरण बहुत अलग था। तब किसी कंपटीशन में जीतने के बाद घर पर आके मम्मी पापा शाबाशी दे देते थे, उसमें हमको बहुत ही मज़ा आने लगता था हाँ लाइफ सेट हो गई, या फ्रेंड्स तुम लोग कुछ कह दो तो। लेकिन तब कोई भी कंपटीशन में जीतना, मतलब कितनी सारी कॉम्पिटिशन्स में हम लोग भी गए हैं, मुझे लगता है सभी आर्टिस्ट लोग चाहते हैं, गए होंगे जो पुराने आर्टिस्ट, और पता नहीं बहुत सारे अवार्ड्स और उनको वो मिले हुए हैं। लेकिन तब वातावरण ऐसा नहीं था जिसमें ये बताया जा सके कि वाह, एक कंपटीशन जीतने के बाद आप पूरे स्वर्ग के राजा बन गए, अभी गंधर्व आप ही हैं। ऐसे नहीं होता था। हाँ, इस तरह से नहीं होता था ना, मतलब वो कॉम्पिटिशन्स हमें थोड़ा सा सपोर्ट देती थी, हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देती थी, हमें और आगे बढ़ने की इच्छा देती थी, और सीखने की ललक देती थी। पर रियलिटी शोज इसका उल्टा करते थे, वो आपको चमका कर बिठा देते हैं टॉप पे, और जब आप टॉप पे बैठ जाते हो तब आपको ये पता ही नहीं होता कि आप उधर जाने के उस काबिल हो कि नहीं, और अगर हो तो आप क्या कर सकते हो, या आपको अब क्या करना है, या अगर नीचे देखेंगे तो आप कितना नीचे जाने वाले हो। तो वो आपको आगे बढ़ाने की जगह डायरेक्ट पहुंचा देती है ना, तो ये शॉर्टकट है, डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। तो आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस वो इतना हाई पे पहुंच जाता है कि आप फिर उसके आगे कुछ चीज़ें देख नहीं पाते हो, है ना। फिर वो जो करने की, सीखने की ललक है कि मुझे और करना है, बहुत ज़्यादा कॉन्टेस्टेंट में, बहुत सारे प्रतियोगियों में समाप्त हो जाती है। तो ये हो रहा है रियलिटी शोज के कारण। तो पहले बात, अगर कोई रियलिटी शोज में जाना चाहे तो मैं तो कहूँगी कि बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा इसके लिए सोचने वाला काम कि नहीं रियलिटी शो में जाना है। जब मेरे पास लोग आते सीखने के लिए, मैडम 3-4 महीने बाद रियलिटी शो है, हमें जाना है, हमारे बच्चे, पेरेंट्स में ये चीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप है। चाय 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 चाय। सुर क्या है, तान क्या है, ताल क्या है, राग क्या है, क्लासिकल क्या है, ये क्लासिकल क्या है, ये गीत क्या है, संगीत क्या है, सुरों की प्रीत क्या है, क्लासिकल क्या है, ये क्लासिकल क्या है। क्या है वीणा सितार तबला पखार संत सारंगी क्या है, जानिए पूछिए सोचिए और समझिए और लीजिए। जहाँ